हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ड्राइंग स्टडी। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये आज का लेक्चर नंबर हमारा 19 है। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट टू हमने जब सिलेबस पर डिस्कस किया था तो पार्ट 1 हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर ड्राइंग था और पार्ट बी हमारा स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग है। तो स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग का सबसे पहले कर लेते हैं इंट्रोडक्शन कि स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग होता क्या है, क्या इसमें कैसे इसकी ड्राइंग बनाते हैं, क्या क्या यूज करते हैं और किस तरीके से हम अपने स्टील्स का यूज करके एक स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, सेम आरसीसी ड्राइंग की तरह ही स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग को भी बहुत अच्छी तरीके से समझते चलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। अब स्टील स्ट्रक्चर का जो इंट्रोडक्शन है उसको समझने से पहले हमें स्टील का पता होना चाहिए कि हमारी स्टील क्या होती है, किस किस कंपोनेंट से मिलकर हमारी स्टील बनती है। तो चलिए जानते हैं। स्टील जो होती है हमारी, इसमें कार्बन की मात्रा होती है, फास्फोरस की मात्रा होती है, सल्फर की मात्रा होती है, मैग्नीज की मात्रा होती है और सिलिकॉन की मात्रा होती है। जो हमारा कार्बन होता है, ये बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको। जो हमारा कार्बन होता है ये 0.15% से 1.50% तक की इसमें मात्रा होती है कार्बन की। और फास्फोरस की जो मात्रा होती है ये होती है 0.04% से 0.05% तक। इसके बाद सल्फ़र की बात करें तो 0.04% तक, परसेंट से लेकर 0.05% तक इसमें सल्फ़र की मात्रा होती है। यानी सल्फ़र और फास्फोरस सेम मात्रा में यूज किए जाते हैं। इसके बाद मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज हमारी 1.3% से लेकर 1.60% तक यूज की जाती है। अब सिलिकॉन की बात करें तो 0.3% से लेकर 0.5% तक सिलिकॉन यूज की जाती है स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम। तो अब प्रश्न आता है कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्टील, यानी स्टील किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है। ये इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग के साथ साथ आपके पास स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन की भी बुक है जो जिसमें आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी क्वेश्चन करने होते हैं। तो उसकी जानकारी के लिए आपको ये बताया जा रहा है कि स्टील स्ट्रक्चर के जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो 5 कंपोनेंट होते हैं: कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीज, सिलिकॉन। इसके बाद देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल सेक्शन इन स्टील स्ट्रक्चर, मतलब जो हमारी स्टील स्ट्रक्चर होती है इसमें एंगल सेक्शन क्या होते हैं, कहाँ इनका यूज होता है और किस तरीके से इनकी हम ड्राइंग बनाएंगे। तो एंगल सेक्शन में सबसे पहले बात करते हैं एल सेक्शन की। एल सेक्शन देखने में इस टाइप से दिखते हैं। इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाले जो एंगल हैं वो एल सेक्शन एंगल हैं। इसके बाद नंबर 2 पर आती है हमारी आई सेक्शन। आई सेक्शन को बीम भी बोल देते हैं। जो हमारे इससे पहले एल सेक्शन है, एल सेक्शन जो हमारे होते हैं इन्हें हम, जैसे हमें स्टील का दरवाज़ा लगाना है उसके लिए जो फ्रेम बनता है वो हमारा एल सेक्शन की इस टाइप से एंगल लगती है उसमें। तो इनका वहाँ पर ज़्यादा यूज होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आई सेक्शन की। आई सेक्शन जो होता है इसका दूसरा नाम हम बीम भी कह सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर हमारा बीम के स्थान पर यूज किया जाता है। जैसे जब हम अपनी स्लैब की ढलाई करते हैं उससे पहले फॉर्मवर्क लगाते हैं। फॉर्मवर्क में नीचे सपोर्ट के लिए हमें इस तरीके की आई सेक्शन या फिर चैनल सेक्शन लगाना पड़ता है जो हमारी, जिसके ऊपर हमारी ये प्लेट्स, लकड़ी की प्लेट्स डाली जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो फॉर्मवर्क होता है उसमें आई सेक्शन का यूज किया जाता है। और कहीं पर भी जैसे हमारा स्लेब है नीचे से क्रैक हो चुका है, मतलब थोड़ा वीक है, कमज़ोर है, तो उसमें सपोर्ट के लिए आई सेक्शन का यूज किया जाता है।
इसके बाद हम बात करते हैं सी सेक्शन की। सी सेक्शन जो हमारे होते हैं इनको बोलते हैं चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन का यूज भी कुछ बीम सेक्शन की तरह ही है, आई सेक्शन की। जब हम स्टील स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसमें जब उसकी छत डाली जाती है तो उस समय इसमें छत में जो हमारी ऊपर टीन की चादर डालते हैं उससे नीचे सपोर्ट के लिए हम चैनल सेक्शन का यूज करते हैं। वहाँ पर ये बीम के लिए डालते हैं आई सेक्शन, और उस चादर को बिछाने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए हम चैनल सेक्शन का यूज करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर में इसका यूज देखें तो वैसे नॉर्मली इसका यूज जैसे हम ट्रॉली बनाते हैं तो उसके नीचे जो हमारी मेन चैनल होती हैं वो सी आकार की ही होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टी सेक्शन की। टी सेक्शन हमारे इस शेप में होते हैं। इनका यूज हम स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो दो पार्ट को आपस में जोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं। और यदि हम बात करें कि स्टील का कोई दरवाज़ा लगाना है तो उसका जब हम फ्रेम बनाते हैं तो उसमें हम डबल दरवाजे का यूज जब करते हैं तो टी सेक्शन का यूज किया जाता है। तो इस सिलेबस में आपने और हमने पढ़ना है एल सेक्शन और आई सेक्शन। हमारे सिलेबस में केवल 2 ही सेक्शन हमें पढ़ने हैं, एल सेक्शन और आई सेक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं एल सेक्शन। एल सेक्शन को डिटेल से जान लेते हैं, इसके बाद हम आई सेक्शन को डिटेल से जानेंगे। तो चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ एल सेक्शन। एल सेक्शन के जो प्रकार हैं उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा इक्वल एंगल, मतलब समान कोण। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इक्वल एंगल है। तो इक्वल एंगल की जब हम बात करते हैं तो इक्वल एंगल की डेफिनेशन कैसी बन जाएगी कि ऐसी एंगल जिसके दोनों कोने समान लंबाई के हों तो वह है इक्वल एंगल कहलाती है। जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे हमारी 100 mm लंबी ये भुजा है तो इसकी दूसरी भुजा भी 100 mm लंबी होगी। इसके बाद नंबर 2 पर बात करते हैं अनइक्वल एंगल। अनइक्वल एंगल असमान कोण। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि परिभाषा की बात करें तो ऐसी एंगल जिसकी दोनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं तो अनइक्वल एंगल कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो 100 mm की ये भुजा होगी तो इसकी दूसरी जो भुजा होगी वो इससे अलग डिस्टेंस की होगी, जैसे ये 50 mm है। इसके बाद नंबर 3 पर हम बात करते हैं। नंबर 3 पर आ जाती है हमारी बल्ब एंगल। बल्ब एंगल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बल्ब एंगल एक ऐसी एंगल जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई भिन्न भिन्न होती है, मतलब डिफरेंट होती है। प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होती है प्रत्येक एज इसका अलग अलग माप का होता है। जैसे ये 100 mm माप का है, ये 50 mm माप का है और ये 20 mm डिस्टेंस का है। तो बात करते हैं इस बल्ब एंगल के यूज की, क्योंकि ये दोनों एंगल तो ऐसी हैं कि आपने नॉर्मली भी देखी होंगी, इनका यूज नॉर्मली होता है। लेकिन ये जो बल्ब एंगल है ये आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलती है। जैसे इसका जो सबसे ज़्यादा यूज है ये चप्पल जूते काटने वाला मोची करता है बल्ब एंगल का यूज। इसके बाद हम बात करते हैं आई सेक्शन की। आई सेक्शन में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ आई सेक्शन, आई एंगल सेक्शन। ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई एंगल सेक्शन की हम बात करें तो हमारे IS कोड के हिसाब से हमें 4 ग्रेड में आई एंगल सेक्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम है ISJB। ISJB का मतलब है, फुल फॉर्म है इसकी इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। नंबर 2 पर है ISHB, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। नंबर 3 पर है ISLB, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। नंबर 4 है ISWB, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम। तो ये 4 तरीक़ा के हमारे आई एंगल सेक्शन है जो हमारे इसमें
स्ट्रक्चर में यूज होते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये है नोमेनक्लेचर ऑफ बीम, मतलब आई सेक्शन का जो नोमेनक्लेचर है, इसके किस पार्ट को क्या नाम देते हैं ये हम इसमें जानेंगे। तो आई सेक्शन का जो क्रॉस सेक्शन होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है आई शेप में। तो इसकी जो ये टॉप वाली भुजा होती है ये होती है इसकी फ्लेंज, और बीच में जो जहाँ से इसका जॉइंट होता है ये होता है इनका वेब। तो ये आपने सोम में भी देखा होगा। तो ये होता है इसका फ्लेंज और ये भी फ्लेंज, दोनों फ्लेंज को जो आपस में जोड़ती है ये होती है इसकी वेब, मिडिल पोर्शन जो होता है। अब इसकी बात करें कि थिकनेस ऑफ वेब क्या होती है, तो वेब की जो मोटाई होती है ये है यहाँ से यहाँ तक थिकनेस ऑफ वेब। और थिकनेस ऑफ फ्लेंज की बात करें तो थिकनेस की जो मोटाई होगी ये होती है थिकनेस ऑफ फ्लेंज। अगर हमें क्वेश्चन में दे कि हाइट, तो हाइट हमारी फ्लेंज के बाहरी कोने से दूसरे फ्लेंज के बाहरी सिरे तक की जो डिस्टेंस होती है ये होती है हाइट। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रेथ की। क्वेश्चन में देता है कि ब्रेथ इतनी है, तो ब्रेथ हमारी जो फ्लेंज की चौड़ाई होती है ये इसकी ब्रेथ होती है। तो जो नोमेनक्लेचर है ये इसका बहुत ही छोटा सा पार्ट है, मतलब बहुत समझने के लिए बहुत अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जो हमारी स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग है ये इतनी हार्ड नहीं है, इसकी ड्राइंग बहुत ही इजी है। तो आज हमने सीखा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो इसमें हमने सीखा स्टील के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, स्टील क्या होती है, टाइप्स ऑफ एंगल सेक्शन क्या होते हैं स्टील स्ट्रक्चर के। इसमें हमने दो एंगल को समझा, एल सेक्शन और आई सेक्शन एंगल को। इसमें एल सेक्शन के हमने 3 टाइप्स को पढ़ा है, इक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल और बल्ब एंगल। इसके बाद आई सेक्शन में हमने IS कोड के हिसाब से हमने 4 IS सेक्शन को देखा। इनको ISJB, ISHB, ISLB, ISWB। इसके बाद हमने देखा कि नोमेनक्लेचर ऑफ बीम क्या होता है, आई सेक्शन का नोमेनक्लेचर। इसमें हमने प्रत्येक पार्ट को जाना। तो चलिए करते हैं इसका पहला चैप्टर स्टार्ट। ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। अब करते हैं इसका पहला चैप्टर स्टार्ट। पहला चैप्टर हमने आपको सिलेबस में लिखवाया था कि कॉलम एंड कॉलम बेसिस, लेकिन इससे पहले हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को उसके बाद कर लेंगे। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, कॉलम बीम कनेक्शन। यह है हमारा पहला चैप्टर, कॉलम बीम कनेक्शन। तो चलिए जानते हैं आज के इस चैप्टर के बारे में कि कॉलम बीम कनेक्शन क्या होता है। तो जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर का मतलब है कॉलम बीम कनेक्शन का इंट्रोडक्शन। तो कॉलम बीम कनेक्शन, हम एक कॉलम का, हमारा कोई कॉलम है और बीम है, एक कॉलम का बीम के साथ कनेक्शन हम 2 तरीके से करेंगे। इस चैप्टर में भी 2 तरीके से हम इसमें कनेक्शन को पढ़ेंगे और उनके डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहला जो कनेक्शन है बीम टू बीम कनेक्शन। इसमें हम बीम का बीम के साथ ही कनेक्शन का डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद जो बीम टू बीम कनेक्शन है इसमें हम 2 तरीके के पॉइंट्स को देखेंगे कि सबसे पहला है शीटेड टाइप बीम टू बीम कनेक्शन। शीटेड टाइप बीम टू बीम कनेक्शन के बारे में जानेंगे। और नंबर 2 पर फ्रेम टाइप बीम टू बीम कनेक्शन, कि फ्रेम टाइप कैसा होता है और शीटेड टाइप कैसा बीम टू बीम कनेक्शन होता है, इन दोनों के बारे में जानेंगे। इसके बाद जो हमारा कनेक्शन है बी आता है हमारा कॉलम टू बीम कनेक्शन। एक मतलब कॉलम का बीम के साथ हमें कनेक्शन का डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को शीटेड टाइप और फ्रेम टाइप को समझने के लिए कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं।
नोट पॉइंट कुछ इस प्रकार से हैं कि जैसे हमारा ये आई सेक्शन का जो हमारा आई सेक्शन का क्रॉस सेक्शन है, इसको आप इमेजिन करें कि हमारा जैसे ये आई सेक्शन है आई बीम का, तो हमें इसके ऊपर एक सीट एंगल को लगाना है। मतलब जो हमारी एल सेक्शन एंगल होती है उसका छोटा पार्ट होता है सीट एंगल, सीटेड एंगल। मतलब जैसे ये हमारी जो एल एंगल है, एल टाइप एंगल, ये कुछ इस प्रकार से होती है। अब इसकी लेंथ को छोटा सा काट लिया जाए, एक पीस ले लिया जाए, इस प्रकार से। तो इसमें हम करते क्या है, इसके इस एज को यहाँ पर रिवेट से इसमें लगा देंगे और इधर 2 रिवेट से लगा देंगे और इधर भी इसमें इस तरीके से रिवेट को लगा देंगे। दूसरे जो हमारे दूसरा जो कंपोनेंट होता है उससे इसको जॉइंट कर देते हैं। तो ऐसे जॉइंट्स को यूज करने के लिए जो उपयोग किए जाते हैं इसको बोलते हैं सीट एंगल। जब हम इसको सीट एंगल कब कहते हैं और क्लीट एंगल कब कहते हैं, ये हम इसमें जानेंगे। तो सीट एंगल हम इसको तब कहते हैं जब हम अपने बीम के ऊपर फ्लैंज पर एंगल को फिट करते हैं रिवेट के द्वारा, तो इसको बोलते हैं सीट एंगल। मतलब हमने इस फ्लैंज पर इसको सीट टाइप सेट किया है कि जब हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि जब हम फ्लैंज पर अपनी एंगल को रिवेट द्वारा जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं सीट एंगल। और ये टॉप की फ्लैंज पर भी हो सकता है और बॉटम की फ्लैंज पर भी हो सकता है। इसके बाद जब हम अपनी जो एंगल होती है, अपनी एंगल को वेव से कनेक्ट करते हैं तो इस एंगल को बोलते हैं क्लीट एंगल, क्लीट एंगल। तो अब तक हमने समझा कि सीट एंगल क्या होती है। सीट एंगल जब हम जो हमारी फ्लैंज से कनेक्ट होती है उसको बोलते हैं सीट एंगल, और जो हमारी वेव से जुड़ी हुई होती है उसको बोलते हैं क्लीट एंगल। तो ये हम इनके क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन दोनों के करेंगे। एक सीट टाइप बीम टू बीम कनेक्शन का करेंगे और एक फ्रेम टाइप बीम टू बीम कनेक्शन का करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो कल के लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन को करने वाले हैं बीम टू बीम कनेक्शन के। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।